मैं जरा बेसिक में जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ये चीजें जब हम स्टार्ट करते बीच में ही कहीं से अगर स्टार्ट करें तो जो पीछे वाला पार्ट आगे वाला पार्ट वो छूट जाता है, हम बीच की चीजें डिस्कस करके निकल जाते हैं। सो आई डोंट लाइक दैट। मेरा वे नहीं है डिस्कस करने का, ठीक है। जो फाइनेंशियल सिस्टम हमें पता है, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम में एक प्रोडक्ट या फिर एक प्रोसेस नहीं आता है ना। जितने भी मार्केट्स है, एफएक्स मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट, डेट मार्केट, जितने भी मार्केट्स है, वो पूरे के पूरे मार्केट्स तुम्हारे फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंडर आते हैं। तो मतलब क्या हुआ, एक ही जो मेगा मार्केट है वो एक ही है, जो है फाइनेंशियल मार्केट। पर अगर मैं उसको और सब मार्केट्स में डिवाइड करूं तो कितने मार्केट बन जाएंगे? सो लेट्स डू इट। कैपिटल मार्केट बन सकता है ना। और क्या होगा? मनी मार्केट। और क्या होगा? कमोडिटी एफएक्स मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। और क्या हो सकता है? कमोडिटी मार्केट हो सकता है। ओके, चलो। अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात करूं तो कैपिटल मार्केट में जैसे दो तरह के मार्केट और यहां पे दिखाई देते हैं। एक होता है जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए मार्केट बनेगा, डेट मार्केट बोल सकते हैं ना उसे हम, है ना, डेट मार्केट। दूसरा क्या होगा फिर? एग्जैक्टली, कॉमन स्टॉक। ठीक है, अभी डेट मार्केट के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? बॉन्ड्स, गुड। तो इसको स्टॉक ही बोल दो सीधा, स्टॉक मार्केट। एक होता है डेट मार्केट तो दूसरा होगा स्टॉक मार्केट। हाँ, नहीं नहीं, ये स्टॉक के अंदर, वो स्टॉक का ही पार्ट है। प्रेफरेंस स्टॉक, दूसरा हुआ तुम्हारा कॉमन स्टॉक। नहीं, कूपन यहां नहीं आएगा। कूपन यहां पे फिक्स्ड डिविडेंड आता है, जिसको प्रेफर्ड इक्विटी के रिटर्न्स कहा जाता है, प्रेफर्ड रिटर्न होते हैं वो, ठीक है। बॉन्ड्स के ऊपर कूपन मिलेगा तुम्हें, जो बॉन्ड्स होते हैं उसके ऊपर तुम्हें कूपन दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आई, मतलब ये जो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो देयर आर द इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें लोन्स भी आता है। अभी लोन्स में भी कई तरह के टाइप्स है, ठीक है। ये पूरा मार्केट तुम्हें दिखा। अगर इसमें डेट मार्केट में और मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज बनाने की अगर कोशिश करूँ तो यहाँ पे लोन सिंडिकेशन का भी बिजनेस तुम देख सकते हो, जिसको लोन सिंडिकेशन मार्केट भी कहा जाएगा, क्योंकि उसके अंडर लोन अभी लोन सिंडिकेशन क्या है ये थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ यहाँ पे। देखो, जितने भी हेज फंड में इन्वेस्ट एक हेज फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है ना कहीं यही सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, इसी मार्केट से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स है। एंड उस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अगर मुझे पता होता है तो मैंने पहले ही बोला कि एनएवी का मतलब कुछ अलग से हम नहीं करते बैठते। व्हाट वी डू, वी रेक्टिफाई, वी वैलिडेट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमारा रूटीन काम है।
ट्रेड बुक वेरीफाई करो, उसका कैश बुक वेरीफाई करो, सब लेजर वेरीफाई करो, सब्सिडरी बुक्स वेरीफाई करो, उसके बाद प्रॉफिट एंड पीएनएल है वो वेरीफाई करो, जितने भी आइटम्स पीएनएल में आते वो देखो, फीस देखो, अक्रूड फीस देखो, हर चीज देखो, या फिर फीस अगर एडवांस में पे हुई है तो वो कैलकुलेट करो, वो देखो, है ना। वो हर चीज हमारा मतलब पूरा काम जो यहाँ पे है वो पूरी चीजें एज इट इज दिखनी चाहिए। एंड उसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता नहीं है। जैसे अभी रीपर्चेस की बात करें हम तो हमें वो पता नहीं, तो मैं थोड़ा सा ये हो जाऊंगा कि यार उसका इफेक्ट क्या होगा। हमने अगर वो परचेस भी करके रखा है जो जिस फंड के लिए मैं काम करता हूँ उस फंड के अंडर, तो उन्होंने परचेस करके रखा है, लेकिन वो एसेट साइड आएगा या नहीं आएगा, वो क्या है, वो टर्मिनोलॉजी क्या है एक्चुअली वो पता ही नहीं है ना। दिक्कत यहाँ पे आती है। तो इसलिए एक लोन सिंडिकेशन भी एक प्रोडक्ट है जहां पर कुछ कंपनीज, सिंडिकेट का मतलब है बंच ऑफ पीपल और बंच ऑफ एंटिटीज, राइट। तो वो लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट को लोन करेंगे। हम्म, क्या बोले आप? ठीक है, एक प्रोजेक्ट के लिए जैसे जेपीएम है, एमएस है, सॉरी, बीएनपी है, अरे यार क्या हो रहा है, बीएनपी है, चलो एचडीएफसी है, ये सब बैंक मिलके कोई लेट्स से जेपीएम को लग रहा है कि उसको ज्यादा पैसा देना है तो जेपीएम ज्यादा पैसे देगा, कोई कम पैसे देगा, कोई और कम पैसे देगा, कोई और कम पैसे देगा। ये पूरी मिलके जैसे अभी मानो यहाँ पे कितना हुआ, 100%। लेट्स से आपकी कोई कंपनी है, आपकी कंपनी को पैसा चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, बट किसी बैंक को लग रहा है कि यार मैं 100 करोड़ क्यों दूं, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है। मैं एक बंदे को 100 करोड़ देने की बजाय मैं 10 बंदे को 100 करोड़ दे देता हूं, ताकि मेरी बैंक की तरफ से जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगी, है ना। हाँ, तो ये बैंक की तरफ, बट उसका और हमारा कुछ लेना देना है ही नहीं, दैट इज फॉर जस्ट गुड टू नो बेसिस। हमारे लिए क्या लेना देना है कि ये प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से, लोन सिंडिकेशन के पर्सपेक्टिव से, कि ये जो प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है, बंच ऑफ पीपल कहो या फिर लोन सिंडिकेशन, सिंडिकेशन का मतलब है कि पूरे एक 5-6 लोग एक साथ आके अपना परसेंटेज डिसाइड करते हैं, एंड उस मतलब जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस को ये लोग फंडिंग करते हैं। उस प्रोसेस को या फिर उस प्रोडक्ट को कहा जाता है लोन सिंडिकेशन, सिंडिकेट। समझ में आया? अभी होता कैसे है, इसके एग्रीमेंट्स बनते हैं। लोन कैसे मिलता है, लोन एग्रीमेंट के ऊपर ही मिलता है ना, करेक्ट। हाँ, तो एग्रीमेंट में पूरे टर्म्स कंडीशंस वगैरह, पूरी टर्म्स कंडीशंस वगैरह डिफाइन होते हैं। उसके बाद प्राइस होगी, कितनी प्राइस है, टेन्योर हो, हाँ टेन्योर होगा। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट होती है। हाँ, वो प्राइस हो गया। ठीक है, ये पूरी चीजें। हाँ, रीपेमेंट डेट कहो। ये पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ और एक जो चीज बनेगी यहाँ पे वो होती है लीन, मतलब पहले ज्यादा माल की किसको जाएगी। ये फर्स्ट लीन जिसकी ज्यादा है, जिन्होंने फर्स्ट लोन दिया, उसकी पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे लीन बनते हैं। लीन वर्ड का मीनिंग है राइट्स किसका ज्यादा है, हक किसका ज्यादा है। जिसका पैसा ज्यादा है उसका ज्यादा हक होगा ना, मतलब जिन्होंने ज्यादा पोर्शन में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है सबसे ज्यादा। मतलब पहले अगर समझो ये लीन क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है जब। नहीं, बता। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो फंडा नहीं है। वो है अगर कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी यानी कि आपका घर है, आपका घर समझो 1 करोड़ का है। अभी ये पूरा यूएस और यूके मार्केट में ज्यादा चलता है, इंडिया में रीफाइनेंसिंग प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये टर्म्स ज्यादा, हम वी आर नॉट फैमिलियर विद दिस टर्म्स। ये होता क्या है, जैसे कि आपका 1 करोड़ का घर है, आपने बिगिनिंग में एक 90 लाख का लोन लिया था, क्योंकि कुछ आपका भी तो कंट्रीब्यूशन होगा उसमें।
हाँ, तो आपने लिया, फिर क्या हुआ, आपने एक 10-15 साल तक लोन रिपे कर दिया एंड आपने ऑलमोस्ट 40 लाख तक लोन रिपे कर दिया, करेक्ट? और स्टिल अभी भी 50 लाख रिमेनिंग है पे करना। बट आपको ये लगा कि यार मुझे और थोड़ी सी पैसे की जरूरत है, तो मैं क्या करता हूं, मैं और कोई ऐसी बैंक ढूंढता हूं कि जो मुझे पैसे दे, 20-25 लाख रुपए लोन दे मेरे घर के ऊपर, जो ऑलरेडी मेरा लोन चल रहा है। हाँ, बट मैं और लोन कराना चाहता हूं। तो आप समझो, पहले जेपीएम के साथ लोन था, आप अभी गए मॉर्गन स्टैनले के साथ, एंड मॉर्गन स्टैनले पे जाके उन्होंने कहा कि आपने मॉर्गन स्टैनले से कहा कि भाई देखो, ये प्रॉपर्टी 100 करोड़ की, मैंने 40 लाख ऑलरेडी रीपे कर दिए, 10 लाख तो मैंने डाउन पेमेंट कर दिया था, मतलब 60 लाख के आसपास मैंने जो है, मतलब अभी लोन वगैरह मिला के दिख रहा है, तो 40 लाख का बफर अभी भी मेरे पास। तो क्या आप मुझे लोन दे सकते हो? मैं उतनी प्रॉपर्टी में आपके पास रख रहा हूँ। मॉर्गन स्टैनले बोला ठीक है भाई। अब ये तो हुआ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, बट ये लीन क्यों आया पिक्चर में? लीन इसलिए आया, समझो कल आपने मॉर्गन स्टैनले से पैसे लेने के बाद आप डिफॉल्ट हो गए, नाउ यू आर नॉट एबल टू repay द लोन अमाउंट। अब यहां पे पहली बात होती है कि भाई देखो कि ये बंदा तो अभी पैसे नहीं पे कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर पहले कौन क्लेम करेगा? पहले जेपीएम क्लेम करेगा कि मॉर्गन स्टैनले करेगा? एग्जैक्टली exactly. तो इसको कहते हैं फर्स्ट लीन, क्योंकि जेपीएम ने आपको पहले लोन दिया था, जेपीएम की ज्यादा अमाउंट है एंड जेपीएम के पास पूरे राइट्स है, तो जेपीएम क्या करेगा, एज अ फर्स्ट लीन होल्डर वो पहले आपकी प्रॉपर्टी बेचेगा। हाँ, तो वो जाके बेचेगा, जितना पैसा मिलता है खुद का लोन पहले रिकवर करेगा एंड देन जितनी अमाउंट बचती है वो सेकंड वाले को देगा कि भाई देख ले अब तू इसके आगे, मुझे कुछ नहीं। हाँ, ये सिर्फ यूएस में होता है, मैंने कहा ना, ये सिर्फ यूएस में होता है, इंडिया में नहीं होता है। भाई इंडियन गवर्नमेंट में बहुत सारे लीगेसीज है, ऐसे ये फाइनेंस मार्केट से लेकर, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। तो ये एक प्रोडक्ट है, ये तुम्हारे बैलेंस शीट में जरूर दिखेगा अगर ये चीजें इन्वेस्ट तुम करते हो। अगर किसी हेज फंड ने ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, लोन सिंडिकेशन प्रोडक्ट्स है, टर्म लोन्स है, या फिर लोन्स वगैरह के जो प्रोडक्ट्स है, ट्रांचेस है, उसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो उस केस में ये सब चीजें तुम्हें वहां पे बैलेंस शीट में दिखेगी। इसलिए ये प्रोडक्ट भी समझना इंपॉर्टेंट है। बट ये जो मैंने कहा, ये इन डिटेल्स ही है, ऐसा नहीं कि अभी अगर तुम्हें और डिटेल्स में मतलब सिस्टमैटिक वे से चाहिए, तो जाके गूगल पे जाके लीन या लोन एग्रीमेंट डाउनलोड करो, फिर वो पढ़ते बैठो उसके हर एक टर्म्स, दैट डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो पढ़ना है तो आपके ऊपर है, बहुत सारे। हाँ, ठीक है, तो यह लोन सिंडिकेशन। अभी और क्या क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जो एबीएस, एसेट बैक। ठीक है। हम्म। हम्म। ओह ग्रेट। एबीएस की अगर बात करें, देखो, ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। हमें लगता है कि बहुत सीधा होगा, वैसा सीधा नहीं है। अब देखो बैंकों ने क्या सोल्यूशन मतलब एक निकाल दिया। लेट्स से मैं जेपी मॉर्गन की बात करता हूं, ठीक है? जेपी मॉर्गन के जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है, जो लोन इशू करता है, अभी उसमें लोन कौन से आ सकते हैं? होम लोन आया, पर्सनल लोन आया, क्रेडिट कार्ड आया, एजुकेशन लोन आया, ऑटो लोन आया। एंड अभी तो मतलब अभी ऐसा ये समय चल रहा है कि अभी यहाँ पे हर एक चीज का लोन होता है। ठीक है, इंश्योरेंस लोन होता है, ट्रैवलिंग लोन होता है, कुछ भी होता है यहाँ पे। ऐसा कोई मतलब फिक्स है ही नहीं है ना। मोबाइल लोन हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का लोन हो रहा है, तो मैं अदर कैटेगरीज कर रहा हूँ, अदर लोन्स। अब ये लोन्स है, बैंक समझो जेपीएम की कैपेसिटी थी एक लोन अकाउंट की 1000 करोड़।
ठीक है। जेपीएम को जेपीएम के पास इतना पैसा था कि उसको सिर्फ 1000 करोड़ ही एज अ लोन देना है, इशू करना है। यहां तक समझ में आया? हाँ, ठीक है। सो लेट से तुम वहां पे एज ए मैनेजर बोल के काम कर रहे हो, तुम्हें जेपीएम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हें अपॉइंट किया है टू मैनेज 1000 करोड़ लोन अमाउंट, करेक्ट? तो आपने क्या कर दिया कि आपने 400 करोड़ होम लोन को एलोकेट कर दिया, होम लोन अकाउंट को। 200 करोड़ लेट से पर्सनल लोन के एलोकेट कर दिया, क्रेडिट कार्ड को 100 करोड़, एजुकेशन लोन को 50 करोड़, ऑटो लोन को 150 करोड़, हाउ मच वुड बी 900 करोड़, एंड अदर सेक्टर को 100 करोड़। सो अब आपके पास यहां जो अमाउंट बचेगी वो तो कुछ नहीं बचेगी, जीरो हो जाएगी। एंड ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो ये जो पैसा आपके पास रीपेमेंट के तौर पर आने वाला है उसको समय लगने वाला है। क्यों समय लगने वाला है? क्योंकि ईएमआई में कन्वर्ट होता है ना ये पैसा। पूरी मतलब 1000 करोड़ अमाउंट रिकवर होने के लिए एटलीस्ट इट विल टेक मोर देन 10 years ऑफ टाइम। मैं एवरेज टाइम की बात कर रहा हूं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल जो लोग पे करेंगे उसकी बात कर रहा हूं मैं। 10 साल तो लग जाएंगे। अगर अगर आप एक मैनेजर हो, आप इसके ऊपर सोल्यूशन क्या लेके आओगे? कि भाई देखो, 10 साल मुझे रुकना है, मेरे पास तो 1000 करोड़ है, मैंने तो अभी दे दिए लोगों को, क्या मैं वहां पे अभी तालियां बजाते बैठू बैंक में? क्या करूं मैं? क्योंकि एक बैंक हो तो मैं दूसरे बैंक से लोन भी नहीं ले सकता, नहीं ले सकता ना। लोन लेके तो बिजनेस किया नहीं जाता, आपको भी पता है। डिपॉजिट भी अगर आप लेते हो तो उसका भी रेशो है, सीआरआर, एसएलआर। आरबीआई के पास, आरबीआई के नाम से कुछ रखना पड़ता है रिजर्व, कुछ लिक्विड रखना पड़ता है, उसमें से भी मुझे सिर्फ 60% ही मिलता है इन्वेस्ट ये लोन्स वगैरह के लिए, मेरे डेली ऑपरेशंस भी है। तो बात बताओ फिर मैं बिजनेस कैसे रन कर सकता हूँ, या फिर मैं ये बिजनेस हाउ कैन आई एक्सपैंड, हाउ कैन आई स्केल टू दिस अमाउंट, हाउ कैन आई इंक्रीज दिस अमाउंट अप टू 10,000 करोड़? हाउ कैन आई डू दिस? व्हाट द सोल्यूशन दैट आई हैव? देन कुछ बहुत टैलेंटेड लोगों ने एक प्रोडक्ट बना दिया। कहा कि भाई ठीक है, हम क्या करेंगे यार, देखो, अपना लिक्विडिटी का इशू रिजॉल्व हो जाएगा एंड अपने को फ्रेश फंडिंग मिलेगी बिजनेस को। कैसे? विल कन्वर्ट ऑल दिस लोन्स इनटू वन ट्रांचे। ट्रांचे का मतलब है एक एग्रीमेंट। इस सब का हम एक एग्रीमेंट बना देंगे, जितनी भी ये लोन अकाउंट्स है इन सब का हम एग्रीमेंट बना देंगे। 1000 करोड़ का हमने एग्रीमेंट बना दिया। उसके हमने क्या कर दिया, उसके हमने 10 हिस्से कर दिए। 10 हिस्से की वैल्यू रख दी 100 करोड़, मतलब एक ट्रांचेस की प्राइस हमने रख दी 100 करोड़। अब इस ट्रांचेस को तुम एबीएस कहो, बॉन्ड कहो, या अग्रीमेंट कहो, या फिर कमिटमेंट अग्रीमेंट कहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वर्ड तुम्हें बैलेंस शीट में दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब वर्ड्स का सेम मीनिंग है। ठीक है। आपने क्या कर दिया, स्मार्टली अपने आपका गेम खेलने के लिए प्रोसीड कर दिया। आपने जो लोन्स थे, जितने भी लोन्स थे, दैट यू हैव कन्वर्टेड इनटू वन एग्रीमेंट, वन चार्टर। अब एक चार्टर में अगर लोन आ ही गए हैं तो आपने सोचा कि यार 1000 करोड़ तो मेरे कोई लोन लेगा नहीं, है ना? तो मैं क्या करता हूं, इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता हूं। मैं 1000 लोन्स जो है अभी एक साथ करने के बाद मैं उसको 10 हिस्सों में बांट देता हूं। हर एक ट्रांचेस की कीमत में 100 करोड़ रख देता हूं। यहां तक समझा? कुछ दिक्कत है? ओके। अब बात आई अब बात आई कि आप मार्केट में गए। मार्केट में जाने के बाद आपने कहा कि भाई एमएस को अभी मुझे तो लोग चाहिए मतलब एंटिटी चाहिए कि जो पैसा लगा सकते हैं। तो आपने क्या किया कि आपने बोला कि कुछ हेज फंड्स जैसे ब्लैक रॉक, पिमको, पार्क स्क्वायर,
ब्लैकस्टोन, ब्रॉडरेज, बहुत सारे हैं। तो और कई नाम आते नहीं है तो मैं एक्स वाई जेड कर देता हूँ, एबीसीडी कर देता हूँ। कितने हुए? 7 हुए। ये 7 हेज फंड्स है, या फिर म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हेज फंड ही हो। ठीक है, या फिर कोई बैंक भी हो सकती है, या फिर कोई एचएनआई इन्वेस्टर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। चलो एक्सिस, मैं एमएस का नाम लिख देता हूँ, थोड़ा सा इंटरनेशनल नाम लिया तो लोगों को समझ में आती है चीजें बहुत सारी। ठीक है, अब ये पूरे बैंक्स है, या फिर हेज फंड्स है, उसमें कुछ म्यूचुअल फंड्स है, मतलब हर तरह के इन्वेस्टर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। आप मार्केट में आए, मार्केट में आने के बाद आपने कहा कि भाई देखो, हम 1000 करोड़ डील साइज जो है हमारी लोन्स की, वो पूरे लोन्स हम बेचना चाहते हैं। आपने बोला भाई क्या कह रहा है तू, लोन बेचना चाहता है? मैंने बोला हाँ भाई, मैं लोन बेचना चाहता हूं। ओके ठीक है भाई, मैं लोन तेरा ले लूं, लेकिन मुझे क्या फायदा, है ना? चलो मैंने माना कि लोन ले लिया, हमने लोन लेने का डिसाइड भी कर लिया, मैं ले भी लूं, मेरा क्या फायदा? भाई तूने बोला कि जो मैंने लोन दिया हुआ है उसका ऑन एन एवरेज जो इंटरेस्ट रेट होगा वो चल रहा है 9%। सबका मिला के, जैसे क्रेडिट कार्ड है मतलब जित अगर सबको एक इकट्ठा किया जाए तो ऑलमोस्ट 9%, एंड वो भी पर आनम, पर आनम चल रहा है। करेक्ट। अब देखो, अब आपने हेज फंड वालों को कन्विंस कर दिया कि जो मेरा लोन है, जो ये लोन साइज की अमाउंट है, जो 1000 करोड़ लोन अमाउंट की साइज है, उसके ऊपर मुझे ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 9% पर आनम मुझे इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है। तो मतलब 90 करोड़ के आसपास मुझे कुछ इंटरेस्ट पेमेंट आता है। अब बताओ, अगर मैं आपको ये कह दूं, अगर मैं आपको ये कह दूं कि मैं आपको कुछ फिक्स्ड परसेंटेज इंटरेस्ट पेमेंट दे देता हूं, उसके बदले में मुझे फंड चाहिए ना। एज अ कोलैटरल मैं क्या दे रहा हूं, जितने भी मैंने लोन्स दिए हुए हैं उसका जो डॉक्यूमेंट्स है मैं वो आपको दे रहा हूं। एंड ऊपर से अभी कोई फ्री तो पैसा नहीं देगा, ये आपको भी पता है। कोई फ्री क्यों देगा? आप दोगे? नहीं दोगे ना। मैंने बोला कि भाई कल मुझे 10 लाख चाहिए, आप दे दो, आप बोलोगे भाई मैं फ्री में क्यों दूं, कुछ ना कुछ दे दो, डॉक्यूमेंट दे दो, अरे कुछ तो दे दो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। एंड इस मार्केट में भी वही होता है, कोई किसी को नहीं जानता है। हर हर 2-4 साल में उसका जो फ्रंट ऑफिस का जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, बाय साइड सेल साइड का, वो बदल जाता है। तो कोई मतलब किसी को जानता नहीं है ना, अलग अलग। करेक्ट। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर उसको ईबीएस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर दिया। एग्रीमेंट, यहाँ पे एक एग्रीमेंट की प्राइस होती है 100 करोड़। यहाँ पे पूरे जितने भी ये पार्टिसिपेंट्स है उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आप प्रॉमिस करिए कि आप हमें कुछ फिक्स्ड परसेंटेज में इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं। अब इस केस में दोनों को फायदा हो रहा है। जैसे ये जो जेपीएम है, जेपीएम ने 1000 करोड़ के लोन्स बेचा था, जिसके ऊपर 9% मतलब 90 करोड़ का कुछ उनको पर मंथ आ रहा है एज ए इंटरेस्ट पेमेंट। प्लस यहां जो उनको देना है सिर्फ 400 करोड़ के आसपास, मतलब 40% यानी कि कुछ 400 करोड़ के आसपास कुछ इन इन लोगों को देना है। राइट। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 40 करोड़ ईच। तो ये जेपीएम को आ रहा है, तो जेपीएम उनको दे रहा है। तो इस केस में देखो, इनको 4% के बदले में एज एबीएस के तौर पर ये 100 करोड़ अमाउंट जेपीएम को ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब अभी जेपीएम के पास फिर से 1000 करोड़ आया इस टेक्निक की वजह से।
राइट। अब जेपीएम की रिस्क कुछ नहीं है, जेपीएम 4% देगा, तो जेपीएम ये भी कहेगा कि अगर ये लोग डिफॉल्ट हो जाते हैं देन विल नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये जो एसेट बैकएंड सिक्योरिटी जो है, मतलब सिक्योरिटी के बैक में जो एसेट है वो लोन्स है, मेरी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। समझ में आई बात? नहीं आई? वो लोन्स है, ये लोन्स है, होम लोन्स है, पर्सनल लोन्स है, क्रेडिट कार्ड्स के लोन्स है, एजुकेशन लोन्स है, ये पूरे लोन्स है। जैसे आमतौर पर होता है ना कि एसेट बैक एंड सिक्योरिटी का मतलब है कि उस सिक्योरिटी के बैक में कोई एसेट है, अगर वो सिक्योरिटी डिफॉल्ट हो जाती है तो मैं वो एसेट जो बैक में जो एसेट है वो बेच के अपना पैसा ले लेता हूं। यही होता है ना फंडा। करेक्ट। तो उस केस में भी, और मतलब ये जो केस बनेगी इसमें ये होगा एसेट बैक एंड सिक्योरिटीज, इस एबीएस के बैक में जो है ये लोन से पूरे। अगर कल अगर कल ये लोन्स इसमें से कोई रिपे नहीं होता है, अमाउंट पूरी नहीं आती है, देन द जेपीएम विल नॉट एंटाइटल टू पे एनीथिंग, अगर इसमें से कुछ नहीं आता है तो, क्योंकि ये जो 4% उनको मिल रहा है उसे रिस्क का मिल रहा है। 4% इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहा है, कुछ किए बिना उनको 4% मिल रहा है, सिर्फ 100 करोड़ दे दिए, 4% चालू हो गया इंटरेस्ट पेमेंट, तो रिस्क तो रहेगी ना भाई। तुमने मार्केट में जाके कस्टमर नहीं ढूंढे, तुमने कुछ नहीं किया, जस्ट अमाउंट एलोकेट कर दे, ले ले। हाँ आने दो, पूछो। नहीं करेगा, ये इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा कोई चार्ज नहीं होता है, फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो, चाहे रेट ज्यादा हो कम हो हाई हो, जितनी ज्यादा रिस्क होती है उतना ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट चार्ज करता है। हम्म। 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 हाँ। हम्म। 4% कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, बिजनेस तो है ना ये, देखो, पहले मैं मार्केट में कस्टमर के पास गया, मैंने कस्टमर के साथ नेगोशिएट किया, तो मैंने जो डील करी, है ना, जो मैं नॉर्मली होम लोन्स वगैरह होते हैं 7 to 8% के बीच में ही चल रहे हैं ना। हाँ, तो मुझे खर्चा भी आता है ना उसके पीछे, ये भी अमाउंट है, ये भी जो अमाउंट है देखो, ये क्या मेरी खुद के जेब की अमाउंट नहीं है, ये डिपॉजिटर की अमाउंट है, मुझे डिपॉजिटर को भी तो पैसे देना है रिटर्न, जो 4% 3% जो भी है उसके ऊपर भी तो मुझे इंटरेस्ट पेमेंट देना है ना। तो मैं बैलेंस तो करूंगा ना। एक्चुअली देखो, ये जो 1,000 करोड़ की डील है ना, उससे जो पहली बैंक है उसके जेब में कुछ ज्यादा नहीं जाता है पैसा। क्यों नहीं जाता, आई टेल यू। जो ये 1,000 करोड़ है ये डिपॉजिटर से आए हुए हैं, एंड डिपॉजिट पे उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट भी देना है, लेट से ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूँ कि ये 5% जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे 4% जा रहा है, तो 9% तो यहीं पे चला गया, तो इनके जेब में क्या गया फिर? जीरो गया। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि ये जो मैंने रेट बताया ना, ये बहुत कम होता है, फिर भी ये बहुत कम होता है, क्योंकि 100 करोड़ के पीछे इनको मंथली अगर ऐसे मानो 10 करोड़ भी मिलते ना, बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाँ, तो ये 10 करोड़ तो मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 2 करोड़ 1 करोड़ के अगर बीच भी आती है अमाउंट तो भी ये बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे तो ये यहाँ पे जो रेट दिखेगा बहुत कम दिखता है ऐसे, या फिर ऐसे लेट से 2% हो रहा है, 1% हो रहा है, 1.5% हो रहा है, ये हर एक का अलग अलग होता है, किसी का ऐसे फिक्स नहीं है। ये क्योंकि नेगोशिएशंस होते हैं ना अपने अपने लेवल पे, कौन कितना दे रहा है, कौन कितना पैसा दे रहा है, तो उसके हिसाब से नेगोशिएशंस होता है। क्योंकि ये अपना मार्जिन इसी में भी देखता है, क्योंकि यहाँ पे भी उसको रिसोर्सेस लगने वाले हैं, आपका सैलरी है, स्टाफ का सैलरी है, ऑफिस का रेंट है, बहुत सारी चीजें, मार्केटिंग पे एक्सपेंडिचर होता है, वो है ना। तो उसके जेब में भी ये जो पहले वाला लोन था उसमें से कम 2% मंथली तो जाना चाहिए जेपीएम की भी जेब में।
बट हाँ, तो इसलिए ये पूरा बैलेंस होता है, ऐसे नहीं कि मतलब रैंडमली 4% 3%। जैसे कि मानो अभी मैं आपका निजी एग्जांपल दे देता हूँ, समझने के लिए इजी जाएगा। आपके पास 10,000 रुपए है, आपने वो पैसे मुझे दे दिए। आप मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर मंथ आपको 1,000 रुपये दूंगा एज अ रेंट और रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। आपने बोला ठीक है। आपको आपने तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जो लोन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना। 40 साल, 50 साल, 100 साल ऐसे होता है ना, 30 साल जो भी है। तो मतलब उनको तो आप रिपे मतलब बोल नहीं सकते कि भाई जल्दी दे दो, ऐसे तो आप बोल नहीं सकते। मतलब वो तो ऑप्शन आपके पास है ही नहीं है। तो अपने भी केस में आपने देते समय ही बोला था कि मैं 1 साल तक पैसे नहीं मांगूंगा, तो मतलब बीच में आप मुझे पैसे नहीं मांग सकते, है ना। अग्रीड ना। हाँ, क्योंकि मैं इंटरेस्ट पेमेंट दे रहा हूं तो मैं पैसे रिटर्न भी नहीं दूंगा अगर आप बोलते भी है तो आपको फिर पैसों की बहुत जरूरत आ गई। आपको लगा कि यार अभी 10,000 मैंने दे दिए, मेरे पास तो अब पैसे नहीं है यार, क्या करूं मैं। आपने कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढा जो अपने दोनों के बीच कॉमन है, जिसको मैं भी जानता हूं आप भी जानते हो। आपने उसको कन्विंस कर दिया कि भाई देख, एक बंदा है जो तू जानता है, मैंने उसको 10,000 रुपए दे दिए, वो मुझे मंथली 1,000 रुपीज एज अ रेंट दे, सॉरी, इंटरेस्ट पेमेंट दे रहा है। तो अगर तू मुझे 10,000 दे देता है अभी, तो मैं तुझे जो इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा है उसमें से मैं तुझे कुछ 4% यानी कि 400 कुछ मैं तुझे शेयर करूंगा। एंड जो प्रिंसिपल आएगी, जैसे ही वो बंदा देगा, तब वो प्रिंसिपल मैं तेरे अकाउंट में या फिर उस बंदे को बोलूंगा कि डायरेक्टली तेरे अकाउंट में भेज दे। मतलब प्रिंसिपल का प्रिंसिपल आ रहा है और ऊपर से तुझे इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा है, तुझे उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करना, बस मुझे पैसे देने हैं, क्योंकि बंदे को मैंने ढूंढा है ना पहले, है ना। हाँ। एंड कल अगर समझो आज की जो डेट थी, मैं तुम्हें वो पैसे रिटर्न देने वाला था, बट आज मैं अपने जो मैंने बोला था कि देने वाला हूं, मैं अभी मुकर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो क्या आप आपके दोस्त को अपने जेब से 10,000 रुपए देंगे, या फिर आप कहेंगे कि भाई देखो, इसलिए मैं तुम्हें 4% इंटरेस्ट पेमेंट दे रहा था, ताकि रिस्क, तुम रिटर्न है मतलब रिस्क भी है ना, है ना। तो मैं तुम्हें ये कह रहा था कि अगर बंदा वो नहीं देता है तो तेरी रिस्क रहेगी, क्योंकि तू भी उस बंदे को जानता था, इसलिए मैं तुझे 4% इंटरेस्ट पेमेंट शेयर कर रहा था, तब तुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर अब वो बंदा मना कर रहा है तो तेरी रिस्क होगी, तू डूब जाएगा। हाँ, इस केस में ये मैं जो कह रहा हूं वो 100% सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बीच एग्रीमेंट भी होता है। हम क्या करते हैं कि भाई देखो, तुमने जो लोन दिया हुआ है बहुत रिस्की लोग लग रहे हैं मुझे। जैसे वही बंदा लेट से तुम्हारा फ्रेंड ही बोल सकता है, देख मैं तो तुझे 10,000 दूंगा, मुझे 4% की जगह 3% ही इंटरेस्ट पेमेंट दे, मतलब 300 रुपये ही दे, लेकिन मुझे मेरे प्रिंसिपल की गारंटी भी चाहिए, वो तेरे से चाहिए मुझे। अगर वो काउंटर पार्टी डिनाई करती है तो मुझे वो पैसा तेरे से चाहिए। इस केस में ये लोग क्या करते हैं, देखो सेम, अभी अगर आपने इसी केस में आपने क्या कर दिया, मैंने बोला ठीक है यार मैं तो गारंटी नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कोई ऐसी इंश्योरेंस कंपनी ढूंढूंगा जिसको मैं अपना क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो अग्रीमेंट है वो साइन कराऊंगा। ठीक है, तू ये जो मुझे बोल रहा है ना कि 1% मतलब कम दे, जैसे 4% की जगह 3% ही दे, तो 1% एज अ प्रीमियम अपन एक इंश्योरेंस कंपनी को भरते हैं। अगर मैं डिफॉल्ट हुआ या फिर जो बंदा सामने वाला है वो डिफॉल्ट हुआ, तो तुझे वो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। समझा। तो ये हुआ तुम्हारा एबीएस, ऐसे ही काम करता है, इन डिटेल ऐसे ही काम करता है। एंड जो 2008 जो यूएस के लिए बहुत ऐसे ब्लैक डे था, बेल आउट पैकेज व्हेन एट द टाइम वाज डिक्लेयर्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ईबीएस इंस्ट्रूमेंट्स। क्योंकि ऑलरेडी जो लोन किए हुए थे वही लोन हमने बेचे हैं दूसरों को, एंड वही लोन बेचने के बाद क्या कर दिए, उसकी रिस्क भी यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप्स जो है वो साइन कर दिए बड़े तौर पर कंपनी के साथ। एट ए टाइम घरों के प्राइसेस कम हो गए, होम लोन लोग चुकता नहीं कर रहे थे, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स नहीं हो रहे, क्रेडिट कार्ड तो था ही नहीं, बट था भी था तो बहुत कम लोगों के पास था, वो भी नहीं हो रहा था। मतलब यानी कि काउंटर पार्टीज डिफॉल्ट हो रही थी।
अब ये काउंटर पार्टीज डिफॉल्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है, मतलब ये लोग कहाँ पे गए? इंश्योरेंस कंपनी के पास गए जिन्होंने सीडीएस साइन किया हुआ था, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, है ना? अगर क्रेडिट जो है डिफॉल्ट हो रहा है, मतलब इंसॉल्वेंट हो रहा है, कोई दे नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं 1% का प्रीमियम देता था। अभी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी कितने लोगों को देगी? क्योंकि 90 अप टू 90% ऐसे चीजें थी जो डिफॉल्ट हो रही थी। तो यानी कि समय आ गया कि इंश्योरेंस कंपनी के जेब में भी पैसे नहीं बचे। तो इस केस में यह हुआ कि हर कोई काउंटर पार्टी डिफॉल्ट हुई। इन्होंने लोन दिया हुआ था, नए लोन्स, अभी तुमने क्या कर दिया, 1000 करोड़ यहाँ पे फिर से रेज कर दिया ना, ये लोन्स भी तुमने एलोकेट कर दिया अलग अलग इन्वेस्टरों को, मतलब जो लोन लेंडर है ना, उनको फिर से तुमने मार्केट में बेच दिया, क्योंकि तुम्हें फिर से 9% चाहिए रिटर्न। करेक्ट? तुमने फिर से होम लोन वगैरह ये सब चीजों के लिए फिर से तुम्हारा लोन, ये जो 1000 करोड़ आया था फिर से इन लोगों से, वो भी दे दिया था। अब इसके ऊपर भी तुम्हें इंटरेस्ट पेमेंट आएगा ना तगड़ा। हाँ। बट ये लोग भी, जब तुमने ये जो था, ये सीरीज था, लेट से ये बी था, तो तब जाके मतलब ये लोग भी डिफॉल्ट हो गए, ये लोग भी डिफॉल्ट हो गए, ये लोग भी डिफॉल्ट हुए, फिर इनके पास भी पैसा आना बंद हो गया, तो ये भी जीरो हो गए। एंड ये लोग पूरे इंश्योरेंस कंपनी के पास चले गए, अमेरिकन जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये कंपनी भी डिफॉल्ट हो गई। इन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारे पास अभी पैसे नहीं बचे हैं क्लेम सेटल करने के लिए। एंड तब जाके वहां पे रिसेशन डिक्लेयर हुआ। समझ गए? अभी इससे अगर हम एक हेज फंड के तौर पर चीजें ले तो ये है अ, हमारे लिए कि एबीएस समझना जरूरी है, इसलिए क्योंकि जो एबीएस आते हैं तो उसके रिटर्न कभी कैलकुलेट करने पड़ेंगे हमें, है ना? रिटर्न या फिर उसके जो अलॉन्ग विथ एक्सपेंडिचर जो बनने वाले वो चीज़ें हुई, वो सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि ईबीएस जब बेचते हैं लेते हैं, जब बेचते हैं अलग प्राइस होती है, लेते हैं अलग प्राइस होती है, दोनों का जो गैप होता है वो रिटर्न होता है, वो कंसिडर करते हैं इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? तो तब जाके अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है, तब जाके हमें रिटर्न पता चलता है, उसमें से जो फीस दैट वी हैव पेड to the middlemen or to the agents, maybe brokers, investment banks to happen this deal, तो उनको भी पैसा देना पड़ता है, तो वो चीजें भी हमें कहीं ना कहीं माइनस करनी पड़ती है, इसलिए ये प्रोडक्ट इन डिटेल्स पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है? हाँ। हाँ। अभी एबीएस समझा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके रिगार्ड्स और कुछ प्रोडक्ट्स है जिसको हम कहेंगे एमबीएस। ठीक है? मॉर्गेज बैक एंड सिक्योरिटीज, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस एक चीज यहां पे दिखेगी, जैसे एसेट बैकएंड में बहुत सारे सेगमेंट्स के लोन्स थे, बट यहां पे सिर्फ होम लोन के ही लोन्स रहेंगे। ठीक है? बाकी रेस्ट कुछ भी चेंज नहीं है, देर इज नो चेंज इन द प्रोसेस। अभी इसमें भी दो चीजें दिखेगी, रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैकएंड सिक्योरिटीज, इसमें भी कुछ भी, हाँ कुछ भी चेंज नहीं है, बस जो रियल स्टेट तुम्हें टाइप्स तो पता ही है, राइट? इसमें रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैकएंड सिक्योरिटीज, जहां पर जो घर वगैरह बनाते हैं ना बिल्डर्स, तो उसको कहा जाता है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। उसको जो लोन होता है, वो लोन्स अगर बेच रहे तो हम उसे कहेंगे आरएमबीएस, रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैकएंड सिक्योरिटीज। एंड दूसरा जो टाइप उसमें आता है, कमर्शियल मॉर्गेज बैकएंड सिक्योरिटीज। कमर्शियल का मतलब है कि जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ऑफिस स्पेसेस वगैरह होता है ना, वो बनाने के लिए जो पैसा लगता है वो कहाँ से आता है भाई? जो बैंक देते हैं, अभी वो 15 साल 10 साल लगते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए, बैंक तब तक थोड़ी रुकेगी। तो बैंक उसको कन्वर्ट करके सीबी, जो सीएमबीएस है, कमर्शियल मॉर्गेज बैक एंड सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके उसको बेचेगी, फंड रेज करेगी, अपना बिजनेस ऑनगोइंग करेगी। प्रोजेक्ट चल रहा है, चलने दो। समझा लॉजिक? कोई दिक्कत है उसमें? अभी ये चीजें ऐसे नहीं कि मैंने बेसिक लेवल पे समझाई है, ये एडवांस लेवल पे ही है। उसका कुछ कैलकुलेशंस होता है तो बहुत सिंपल होता है, जो कैलकुलेशन में चीजें आती है जैसे प्राइस, टेन्योर, है ना? उस पे होता क्या है कि अक्रूड इंटरेस्ट वगैरह हम कैलकुलेट वगैरह करते हैं, वो आता है। अक्रूड का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, वो सिंपल है
जैसे कि एक्चुअल डेज डिवाइडेड बाय 360, ये समटाइम 360, हाँ 365 भी वो होता है। तो वो लगा के हम लोग अपना अक्रूड इंटरेस्ट निकाल देते हैं। एंड उसके लिए भी तुम्हें पता होगा कि जैसे प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 होता है, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट निकलेगा ईयर का निकलेगा, है ना, ये जो निकलेगा। एंड उसको हम एक्चुअल डेज को अगर यहाँ पे जोड़ देते हैं आगे, तो फिर तुम्हारा, अगर मैं चलो कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ पे बना देता हूँ। अब ये तुम्हारे सिस्टम में ऑलरेडी डिप्लॉयड होता है फॉर्मूला, अलग से कुछ होता नहीं कि भाई अलग से कुछ होता है क्या सर, ऐसा कुछ नहीं है। अरे fuck, ठीक है, नहीं हो रहा है पेस्ट। एक साथ लिखोगे तो तुम्हारा पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, ये सिस्टम में ऑलरेडी डिप्लॉयड होता है। हम जब ये प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं एमबीएस एबीएस, ये बॉन्ड की तरह ही काम करता है, इसको बॉन्ड भी कहा जाता है। बॉन्ड का मतलब ऐसे, बॉन्ड मतलब कुछ अलग सी चीज नहीं दिखती है। बॉन्ड इट्स एन एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन क्रेडिटर एंड द इश्यूअर, राइट। जो लोन दे रहा है, जो लोन ले रहा है, इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट है वो एक्नॉलेजमेंट है कि जो मैंने डेट लिया हुआ है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है। समझ गए? तो बॉन्ड ऐसे अलग सा कुछ नहीं दिखता है, यही बॉन्ड है। ईबीएस, एमबीएस, सीबीएस, आरएमबीएस, यही बॉन्ड्स रहेंगे। उसमें टाइप्स हो सकते हैं, कमर्शियल बॉन्ड्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हाईवे प्रोजेक्ट बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, सॉवरेन बॉन्ड्स, कई सारे ऐसे टाइप्स दिखेंगे तुम्हें। लेकिन होता कैसे है, प्रोसीजर सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, सो जितने भी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स थे, अगर तुम्हारे बैलेंस शीट में दिख रहे, तो उसके लिए फॉर्मूला भी यही है कैलकुलेशन का। हम इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे, जहां पर तुम्हें इल्ड कैलकुलेट करना है, रिटर्न कैलकुलेट करना है, एनालिसिस करना है, क्रेडिट रेटिंग देखनी है एंड जाके इन्वेस्ट करना है। हम उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे, हम ऑपरेशन पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। क्योंकि सिस्टम में बैलेंस शीट में क्या एक्सपोजर आता है उसका। ठीक है, तो ये दोनों को कभी भी कंबाइन मत करना। जैसे कोई ज्ञानी इंटरव्यू में बहुत बार चीजें पूछते हैं, वो पूछते इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से। हमें जो चीजें पता होती है पूरी ऑपरेशन पर्सपेक्टिव से। वो मेल नहीं खाती तो वो बोलती कि यार तुझे तो पता नहीं है। ऐसा नहीं है। तो अगर वो कन्विंस नहीं हो रहा है तो अपना वे बदल दो, सिंपल। फिर ये बता दो, अगर इससे कन्विंस नहीं हो रहा है तो वो बता दो। दो ही है, बाकी इसके अलावा कोई चीजें है ही नहीं मार्केट में जिंदा अभी तक। ये डेट मार्केट, जैसे डेट के, हाँ डेट में, इसको मैंने स्टैंडर्डाइज थोड़ा सा बना दिया ना, मैंने बोला ना कि ये अगर अपन ऐड करते हैं तो डेट मार्केट का ही टाइप है, उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करना बाकी था। बॉन्ड्स के बारे में आपको पता है, डिबेंचर सेम विच इज इक्विवेलेंट टू द बॉन्ड्स। ठीक है, तो वो दिखेगा। लोन्स, ये लोन्स सिंडिकेशन का ही पार्ट है, मतलब हमने जो चीजें डिस्कस करी हुई है वो है, जो लीन वगैरह जो था उसमें ये था। ठीक है, टर्म्स का मतलब भी कभी कभार होता है कि लोन्स ही होता है, जो टर्म लोन्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि टर्म के साथ दिया जाता है। 90 डेज हुआ, मतलब डेज में होता है ये, प्योरली 30 डेज हुआ, 360 डेज हुआ। एंड कुछ टर्म्स भी अलॉन्ग विथ आते हैं, तो एक एग्रीमेंट के ऊपर हमें डिजाइन करके हम बोलते हैं कि भाई ये फुलफिल अगर हो रहा है तो मैं तुझे पैसा दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ। ये इंस्ट्रूमेंट्स तुम्हें अपने बैलेंस शीट के ऊपर पक्का दिखेंगे हेज फंड के। एंड इसलिए अगर हम इंस्ट्रूमेंट अपने देखते हैं जाके, तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट हमें बैलेंस शीट के ऊपर दिखाई देंगे। ये डेरिवेटिव्स है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, सिक्योरिटीज है, ये कई सारे लाइबिलिटीज के साइड भी तुम्हें दिखाई देंगे कंटेंट। ये पूरे जैसे यहाँ पे देखो, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, अलग अलग कंपनी, जहां जहां हर सेगमेंट में हमने इन्वेस्टमेंट किया वो कंपनी के नाम्स भी है पूरा इन डिटेल्स। प्रेफर्ड स्टॉक्स है, जहां जहां हमने इन्वेस्टमेंट किया वो है। एक्सेस ट्रेडेड फंड्स है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, ये देखो बहुत सारी जो हेज फंड्स होता है उसकी बैलेंस शीट इतनी, मतलब प्रिपेयर करने के लिए इतना इजी नहीं है। बहुत बहुत ज्यादा आइटम्स रहते हैं उसमें। हम डेली बेसिस पे भी यही करते हैं, कुछ अलग नहीं करते हैं। क्योंकि
कभी कभार देखते कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कुछ चेंज आया, कभी कभार देखते गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो होल्डिंग थी उसमें चेंज आया, म्युनिसिपल बॉन्ड्स है उसमें चेंज आया, कभी कभार देखते एबीएस एमबीएस है उसमें चेंज आया, है ना। तो उसकी वैल्यू कुछ मैच नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो हमने क्लोजिंग डेज, क्लोजिंग वैल्यू प्लस हम बिगिनिंग वैल्यू क्यों कंपेयर करते हैं, कि भाई कल जो वैल्यू थी और आज जो वैल्यू है उसमें क्या चेंज है। यही रिकंसाइल करने का जो काम है हमारा है एज एनएबी टीम। नेट एसेट वैल्यू वही तो रेक्टिफाई करना है हमें, कल की वैल्यू क्या थी, आज की वैल्यू क्या है, चाहे बॉन्ड हो, इक्विटी हो, एक्सपेंडिचर हो, कुछ भी हो, वो पूरा रेक्टिफाई करना है, पूरा मतलब थरो एनालिसिस करके मुझे एक्यूरेट प्राइस निकालनी ही निकालनी है। जितने भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है मैं वो रिकंसाइल कर लूंगा, जितने भी एसेट्स है, देखो यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है एसेट बैक एंड सिक्योरिटीज आया ना, ये देखो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई है, टोटल सीनियर डेट, ये क्लास है, एसेट बैक एंड में ऐसे क्लास आते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं है, वो सीरीज दी जाती है वैसे, सीनियर लोन रहेगा, जूनियर रहेगा, कई सारे ऐसे नाम, ये लैंग्वेज है, कुछ नहीं, एक क्लास है। सीनियर मतलब पहले, जूनियर मतलब सेकंड टाइम, और कुछ कई सारी, ये मेजानाइन एक टर्म है, मेजानाइन डेट। मेजानाइन का मतलब है कि जैसे मैंने बोला ना, रीफाइनेंसिंग की तरह है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है बट प्रोजेक्ट बीच में बंद पड़ गया पैसों की वजह से, तो कोई और उठ के आ रहा है, बोल रहा है कि भाई मैं पैसे देता हूँ, चलो काम चला लो, बट मुझे थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा चाहिए उसमें। मेजानाइन मतलब है कि वो क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा होती है ना, तो बट ये एसेट बैकएंड सिक्योरिटीज का ही पार्ट है, इसलिए तुम्हें एसेट बैकएंड सिक्योरिटीज के अंदर ही दिख रहा है। ठीक है, तो वो तो बैलेंस शीट, जो हम कंटेंट्स पूरे डिस्कस कर रहे हैं वो तुम्हारे बैलेंस शीट के अंदर ही है। एंड तुम्हारा डेली रूटीन का जॉब भी यही रहता है, कुछ अलग नहीं रहता, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारी चीजें अलग दिखती है, बट ट्रस्ट मी, जो एनएवी है उसी का मेन मोटो वही है कि तुम अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स को अप टू डेट रखो, बस। अप टू डेट कब बनेंगे वो, जब तुम्हारे पास जो वैल्यू, जो चीजें रिसीव हुई है उसको तुम रिकंसाइल्ड करोगे, उसका प्रोजेक्शन दोगे, तब होगी ना। करेक्ट। जैसे कि मैंने बोला कि हम दो सिस्टम पे काम करते हैं, एक लाइव सिस्टम होती है जो मार्केट में चल रही होती है, उसका प्रोजेक्शन लेके हम अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं। जैसे जैसे कि स्टॉक की प्राइस कल अपने अकाउंट में जो अपन ने रिकॉर्ड की थी वो 100 थी, बट आज उसकी मार्केट में वैल्यू दिख रही है 120, एंड आज मार्केट क्लोज हुआ, तो अपना सिस्टम 120 के हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा अपने को। वही तो अकाउंटिंग है ना। हाँ, लेकिन तुम सिर्फ एक्सपोजर ही नहीं ले सकते, बट उसके लिए जो एक्सपेंडिचर वगैरह है वो भी तुम्हें दिखाना पड़ेगा, अगर किए हुए है या फिर लगे हैं तो यह हर इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। ये ऐसे नहीं कि इक्विटी के लिए हुआ, ये ऐसे नहीं कि बॉन्ड के लिए हुआ, ऐसे नहीं कि कोई ऐसे फिक्स्ड, मतलब कोई ऐसा नहीं है, ये हर इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। हम अपना सिस्टम जो मार्केट डेटा है उस डेटा के साथ अपना अक्यूरेट या फिर ऐसे एकदम से ऐसे अपडेटेड बनाना चाहते हैं, एंड इसलिए अपन अपने सिस्टम में काम करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं, जो ब्रेक से रिजॉल्व करना चाहते हैं, डिस्क्रिपेंसी उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, टैक्स के इश्यूज है वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, ये अपन ने कवर कर लिया ये इंस्ट्रूमेंट्स। ये तुम्हें इंटरव्यू के लिए भी काम आएगा, ठीक है। अगर कल बोलते हो कि यार सर जी मुझे फंड अकाउंटिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैं एबीएस एमबीएस के प्रोसेसेस ज्वाइन कर लेता हूँ, ट्रेड प्रोसेसिंग सेटलमेंट कैलकुलेशन का है, तो वहां पे भी तुम कर सकते हो। ठीक है, तो ये वहां पे भी जॉब कर सकते हो, वहां पे कई सारे चीजें तुम्हें इंटरेस्टिंग और मिलेगी। हम्म। 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 नहीं ना, उसके लिए देखो, मार्केट में जाके कस्टमर ढूंढना फिर लोन देना ये बहुत डिफिकल्ट है, प्रोसेस बहुत लंबी खिंचती है। उसका जब तुम लोन दे, तुम्हें होम लोन के लिए तुमने कभी अप्लाई किया हुआ है?
15-15 20-20 दिन लगते हैं, महीना महीना लगता है, 2-2 महीना लगता है। क्रेडिट रेटिंग हुआ तुम्हारा। हम्म। हम्म। तो उसको पूछना कि इजी 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 हुआ क्या, पूछना उसको। एग्जैक्टली exactly। अब मैं तुम्हारे डाउट के ऊपर आ जाता हूँ। तुमने बोला कि सर जी मैं तो फिर डायरेक्टली 9% के लिए दे दूं, तो ये ब्लैक रॉक के लिए उतना सेटअप सेट करना पड़ेगा लोन देने के लिए। अब बताओ मुझे, तो वो इजी है या फिर 4% ले लूं या चुपचाप ये इजी है? नहीं, नहीं होता है, वैसे लगता है ऐसे है लेकिन होता नहीं है। इसमें उनको। नहीं नहीं, क्यों नुकसान में हूं मैं? एग्जैक्टली exactly, तुम्हें हर चीज। एंड उसमें और एक बात है जो मुझे डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है पूरा। भाई होम लोन भी अगर सेक्टर कभी डाउन परफॉर्म किया, कुछ उसमें से डिफॉल्ट चले गए, तो बाकी के इतने हैं ना मेरे पास जो पैसा बचाएंगे। मतलब मुझे ऑलरेडी प्लेट में चीजें है, मुझे बस खाना है उसको। खाना प्रिपेयर्ड हुआ है, सर्व हुआ है, उसके टेस्ट बन गए, सब हुआ है, मुझे जाके बैठना है, खाना है और फीडबैक देके निकलना है, खत्म। हाँ। तो फिर नहीं, क्वेश्चन करोगे तो भी तुम खुद सोचना कि देखो, दो चीजें हैं। पूरा बैंक सेटअप करना, लोगों को हायर करना, मार्केट में भेजना, उसको सेल करने के लिए बोलना, मीटिंग शेड्यूल करना, 10 बार जाके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना, इसके लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। इतना इजी नहीं है। नहीं करेगा कोई तो बोलेगा भाई ठीक है, मैं उतना झंझट में नहीं जाऊंगा, मुझे 100 करोड़ पे कितना मिलेगा, 2 करोड़ मिलेगा, ठीक है दे दे। क्या जा रहा है, मेरा 2 करोड़ मुझे फिक्स मिल रहा है ना, ऊपर से प्रिंसिपल मिल रहा है, मैं तो खुश हूँ। हाँ भाई, अच्छा है ना रिटर्न। देखो 2%, जितना ज्यादा पैसा होता है उस पे रिटर्न निकालना बहुत मुश्किल होता है। ट्रस्ट मी, टू यूज द मनी इन अ इफेक्टिव वे इज अ वेरी डिफिकल्ट। लगता ऐसे है कि वैसे नहीं, कि जाके एक दाव मार दिया, 50,000 का ट्रेड हाथ में लग गया, मुझे पैसा बन गया, ऐसी बात नहीं है। विच इज नॉट रियलिटी। इफ यू आर अ ट्रू इन्वेस्टर, then you will get to know that how the market is difficult to generate the return on your investment. 98% इन्वेस्टर लास्ट 3 इयर्स में 0% पैसा घर लेके गए। सिर्फ, हाँ, सिर्फ 2% इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पैसा कमाया है। तो हमें अगर लगता है ऐसे है कि भाई इजी है 9% 10%, तो मैं डायरेक्टली, नहीं है। तुम अपने दोस्त को 50,000 नहीं दोगे, अब बताओ मुझे, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं होता है, इतनी चीजें पता करनी होती है, बहुत सारी चीजें। भाई जाने दो, छोड़ दो, मैं नहीं दे दूंगा। अगर कोई तुम्हें ये बोल रहा है कि ठीक है मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, दे दे, तुम भाग के जाके दे के आओगे, भाई ले ले, है ना? तो ये जो टर्म्स है, कहीं ऐसे आसमान से उड़ के नहीं आए हैं, ये हमारे अपने बिहेवियर से निकले हुए हैं। बस हमने उसको नाम दिया हुआ है क्योंकि हमें उसके साथ ट्रेड करना है, इसलिए। ये अपने निजी लाइफ में जो चीजें होती है वही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, कुछ अलग नहीं है। अभी यही चीज अगर मैं तुम्हें बताऊं, जो अपना नॉर्मल बिजनेस है, समझो तुम्हारा कोई बिजनेस है, इंडस्ट्री है, जिसमें तुम गुड्स सप्लाई करते हो या फिर प्रोड्यूस करते हो, ऐसा कुछ भी करते हो, ठीक है। अब ये लिंक कैसे करोगे यहाँ पे? लोग मतलब, ये मैं एक लॉजिक ये समझा देता हूं, ताकि जब भी आप किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखोगे तो आपका एक नजरिया बदल जाएगा। यार कुछ डिफरेंस नहीं है, बस नाम डिफरेंस है, इसलिए हम लोग इतना मतलब कुछ सोचते रहते हैं कि बस। जो बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का टाइप, मतलब जो नाम भी आपने सुना होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज।
ये है क्या? बिल है। बिल किसका है? गुड्स या फिर सर्विसेज जो है हमने, हाँ, तो उसकी वैल्यू का वो बिल है, करेक्ट। मतलब उस बिल के ऊपर ये गुड्स की वैल्यू तो होती है। जैसे कि मानो आपने, आपका एक जो वेंडर है वो है यूएस में, जिसने आपको 1000 करोड़ का माल बेचा है, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। या फिर आपने उस बंदे को माल बेचा है, वो आपका रेगुलर मतलब व्यापार चलता है, ट्रेड चलता है उसके साथ, तो आपकी अच्छी जमती है, तो आपने बोला कि भाई ठीक है, मैं 1000 करोड़ का आपको दे रहा हूं। फिर बंदे ने क्या बोला उसके बदले में, कि मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, जो मैं पैसे रहेंगे मैं वो पैसे आपको, अरे यार, रिकॉर्डेड लाइन, व्हाट इज दिस, वो जो पैसा है मैं आपको पैसा 2 महीने बाद दूंगा, 2 मंथ्स। जरा सोचिए, 1000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है, करेक्ट। एंड बिजनेस में तो हर एक मतलब पैसे की जरूरत हर एक मोमेंट पे लगती है, तो आप 2 महीना क्यों वेट करोगे उसके लिए? Why will you wait for next 2 months to get the 100 crore in your hand? अगर आपको कोई ये कहे कि मैं आपको आज पैसे दे देता हूं, आपकी वो काउंटर पार्टी नहीं दे रही, बट दूसरा बंदा बोल रहा है कि मैं आपको 1000 करोड़ दे देता हूं, मेरा क्या फायदा है बता मुझे? बट किसके भरोसे? बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट बना रहा हूं। मैं ये मेंशन कर रहा हूं कि जो मेरा बायर है, मैं बैंक के पास जा रहा हूं, बैंक को बोल रहा हूं कि सुनो, मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसकी वैल्यू है 1000 करोड़, 2 महीने के लिए मुझे मेरा पूरा पैसा मुझे चाहिए, या फिर मुझे जितना भी 100 करोड़ हो सकता है, 200 करोड़ हो सकता है, 300 करोड़ हो सकता है, या फिर 1000 करोड़ हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपको कितनी जरूरत है उस पैसे की। तो आपने कहा कि भाई देखो, मेरे पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो मैंने माल बेचा हुआ है उसकी, उसके पैसे आना बाकी है, बंदा जेन्युइन है, बंदा 2 महीने में पैसे देगा, एंड अगर नहीं भी देता है तो मैं पैसे दे देता हूं आपके रिटर्न, मैं आपका एश्योरेंस ले लेता हूं। तो बैंक ने बोला ठीक है, फिर मेरी कोई रिस्क है नहीं है, तो मैं देने के लिए रेडी हूं। तो बैंक के साथ आपने एक अग्रीमेंट बना दिया, अग्रीमेंट के साथ जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो अटैच कर दिया, उसकी वैल्यू पता चलनी चाहिए ना। तो फिर बैंक अग्री हो गया कि भाई चलो मैं 1000 करोड़ आपको देने के लिए रेडी हूं। बट यहां पे दिक्कत है कि बैंक आपको वो पैसा फ्री में क्यों देगा? डिस्काउंट भी होता है, हाँ, डिस्काउंट भी होता है। तो वो बोलेगा कि भाई देख, मैं ना 990 करोड़ मैं आपको अभी दे देता हूं, और उसका मैं 10 लाख चार्ज कर देता हूं जो मुझे चाहिए 2 महीने का, चाहे तो उस, हाँ, 10 करोड़, हाँ चलो ठीक है, 10 करोड़ उतना नहीं होता है, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं तुम्हें, इतना कोई नहीं देता है ना, 10 करोड़ 20 करोड़ कोई नहीं देता है, 2 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ के बीच अमाउंट होती है वो। तो मैं कह रहा हूं कि भाई चलो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, मैं 10 करोड़, बैंक ने बोला कि मैं 10 करोड़ में चार्ज करूंगा। आपने बोला ठीक है, एटलीस्ट आपको अभी मतलब पूरे 2 महीने वेट करने की जरूरत तो नहीं है ना, तो आपको आज ही कैश आ गया, मतलब आप आपका बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो, उससे और माल खरीद सकते हो, और किसी पार्टी को बेच सकते हो, और अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, तो आपको तो प्रॉफिट होता ही जाएगा। हाँ, बट ये जो डील ऐसी इतना इजी मैं बोल रहा हूँ वैसे नहीं होती है, नेगोशिएशन होता है, क्योंकि जो बायर या जो सेलर है वो भी पैसे बचाने की कोशिश करता है, बैंक है वो ज्यादा पैसे चार्ज करने की फिराद में रहती है ना, तो एक तगड़ा नेगोशिएशन होता है, उसके बाद जाके एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है। बट इसमें इसमें भी अगर आप एक बात समझ नहीं रहे हो तो वो है एबीएस आ जाता है, जो तुम्हारा बिल ऑफ एक्सचेंज है वही एबीएस है। हाँ, तो ये चीजें नॉर्मल बिजनेस में भी होती है, तो वहां पे ऐसा कुछ भाई इतना एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बस एक लैंग्वेज अलग है,
नाम अलग है एंड बिजनेस एक्टिविटी करने का जरिया अलग है, जहां इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करते हैं हम लोग। लॉजिक लिंक हो रहा है ना, जो भी है ज्ञान। ठीक है। हाँ, मतलब ये चीजें हमने, एंड हुआ क्या है हमारे साथ, वो मैं बताता हूँ। ये कॉलेज में हमने पढ़ा हुआ है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन एबीएस नहीं पढ़ा हुआ है। हाँ, लेकिन एबीएस नहीं पढ़ा हुआ है। तो दिक्कत ये आ गई कि यहाँ आने के बाद साला, एंड अभी भी जो सिलेबस बने हुए हैं, एबीएस को इसके साथ लिंक करके तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसके लिए भी तुम्हारे पास तगड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, उस प्रोडक्ट को देखने का नजरिया चाहिए, ताकि यार हाँ मैं लिंक कर पा रहा हूं। अभी मैंने काफी तगड़ी स्टडी करी हुई है, तो मुझे पता है मैं इतना इजीली करके आपको बता रहा हूँ। बट आप खुद ऐसे करते बैठते तो आपको एटलीस्ट 10 साल और लगते उसको यहां लिंक करने के लिए, अगर आप ज्यादा पढ़ने वाले बंदे हो तो। ठीक है। तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स काम करता है। अब आते हैं, कितना समय हुआ सेशन स्टार्ट करके? ओके, चलो ठीक है। मैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स बताना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि तुम जहां पे जिस अभी प्रोसेस में काम कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट वहां पे होते हैं। कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको सिर्फ नाम से पता है, लेकिन नेचर से पता नहीं है। बैलेंस शीट में वही पूरे कंटेंट भरे पड़े होते हैं, स्टेटमेंट्स में वही भरे पड़े हुए होते हैं। तो एक कंफ्यूज इतना माइंड हो जाता है कि साला हो क्या रहा है उसमें, है ना। वहां पे कंटेंट तो दे दिया, उसका नेचर नहीं पता, ये नहीं पता, इसलिए। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हें प्रेफरेंस स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक ये तो पता है, उसके बारे में तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं। ठीक है। हाँ, तो हमारा टाइम भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसके बारे में अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपना। अब अब नहीं, हाँ, अब आते हैं मनी मार्केट के ऊपर। जो मनी मार्केट है, अभी यहाँ पे दो चीजें हैं। एक इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पे मतलब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये स्टॉक एक्सचेंज कमीशन होता है हर कंट्री का, जैसे यूएस का है, यूके का है, इंडिया का है, जिसको हम सेबी भी कहते हैं। ये कैपिटल मार्केट को ये पूरा कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ऑपरेशंस, रूल्स, रेगुलेशन सब डिजाइन एक्सचेंज कमीशन करता है। तो इसके लिए होता है सेंट्रल बैंक। ये फुल्ली कंट्रोल करता है, फुल्ली मतलब फुल कंट्रोल करता है। मनी मार्केट के जितने भी एक्टिविटीज है विल बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एवरी कंट्री, चाहे वो यूके की हो, यूएस की हो, कोई भी कंट्री की हो। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ अमेरिका, या फिर ये हो बैंक जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। ये एड ऑन इंफॉर्मेशन है। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल, राइट, कमर्शियल पेपर, पेपर पेपर बेच के, पेपर निकाल के ये लोग अपना लोन रेज करते हैं कुछ दिनों के लिए। ये लिक्विड मार्केट है, हाईली लिक्विड है। ज्यादातर पर यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह ज्यादा ट्रेड होता है। ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है रेपो रेट्स। रेपो का मतलब है, फुल फॉर्म अगर पूछोगे, कोई बताता नहीं है, बट कभी कभार आजकल तो इंटरव्यू ऐसी भी चीजें पूछते हैं। तो रीपर्चेस ऑप्शन, रीपर्चेस प्राइसिंग ऑप्शन है उसका जो फुल फॉर्म निकलेगा रेपो का। रीपर्चेस, रीपर्चेस और प्राइसिंग ऑप्शन, या फिर उसको कहा जाता है रीपर्चेस एग्रीमेंट प्राइस ऑप्शन, ये भी आप कह सकते हो।
ठीक है। रीपर्चेस का मतलब क्या हुआ? जो हमने वहां पे देखा है ना, रीपर्चेस से क्या समझ में आता है? कुछ गेस लग पा रहा है? रीपर्चेस ये रीपर्चेस के बारे में कुछ गेस कर पा रहे हो? रीपर्चेस, रीपर्चेस। तो ये रीपर्चेस जो टर्म है वो है अपनी रेपो के रिलेटेड। ये बॉन्ड के रिलेटेड भी आता है, फिक्स्ड इनकम इक्विटीज में होता है, ये लोन्स के रिलेटेड भी आता है सम टाइम। बट बॉन्ड्स, रेपो एंड ये लोन्स, इन तीनों टर्म्स के बीच ये आपका रीपर्चेस एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है। अब ये टर्म्स के लिए अपने को पूरा मतलब ज्यादा समय चाहिए, 45 मिनट्स तो ऑलमोस्ट लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आधा डिस्कस करके मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, आप एक बार पढ़ लेना। नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ जो हमने अभी डिस्कस किया, ट्रेजरी बिल्स हुआ, ये गवर्नमेंट इशू करता है। गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है तो उसके लिए इशू करता है, बट वो आपके बैलेंस शीट में दिखेगा हेज फंड के, ये इसमें भी पैसा डालते हैं। हाँ। देन उसके बाद कमर्शियल पेपर्स आते हैं। गवर्नमेंट या फिर बड़ी रेपुटेड कंपनी जैसे टाटा सन्स वगैरह हुआ, ये लोग कमर्शियल पेपर्स वगैरह निकाल के फंड रेज करते हैं, शॉर्ट टर्म फंडिंग रेज करते हैं। मतलब बिजनेस के पेपर्स दे दो, थोड़ा सा पैसा ले लो, काम करो, फिर उनको पैसा वापस दे दो। ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, सिक्योरिटीज है, ये पूरा मनी मार्केट का जो सेगमेंट है उस पे ज्यादा तौर पर हेज फंड अटैक करते हैं और उसमें ट्रेडिंग भी करते हैं, क्योंकि वहां पे फिक्स्ड आता है ना पैसा जो भी है। एंड उसमें कोई रिस्क नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट से बैक्ड, गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी ज्यादा होते हैं, है ना। रिस्क नहीं है, वोलाटाइल है, 2 महीने में रिटर्न आ रहा है, 1 महीने में रिटर्न आ रहा है, 30 डेज में रिटर्न आ रहा है, मुझे और क्या चाहिए फिर? तो इसलिए सेफ भी है। तो इसलिए ये लोग अपना मनी मार्केट में ज्यादा पैसा डालते हैं। कैपिटल मार्केट में रिस्क है, बट यहाँ पे बहुत कम रिस्क है, वोलाटाइल है, रिटर्न कम होते हैं, ऑफ कोर्स, दैट व्हेन वी कंपेयर विद, हाँ, कंपेयर विद, एंड लिक्विडिटी भी है ना, बहुत जल्दी, मतलब 1 महीने में पैसा मिल रहा है, रिडीम हो रहा है पैसा, मुझे ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये हुआ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। बट जो हमारे टर्म के हिसाब से डिस्कस करने के लिए वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 45 मिनट्स टू डिस्कस द रीपर्चेस टर्म इन डिटेल्स। Mean, meanwhile, meanwhile, you can just search it on a Google how the repurchase work. ठीक है। तो ये हुआ आज के सेशन का, जहां पर हमने कई सारे कंटेंट तुम्हें बैलेंस शीट में काम करते समय दिखेंगे, या फिर जहां पर भी तुम काम करते हो वहां पे दिखेंगे। तो कोशिश करना कि हम जो यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसके साथ लिंक्ड करिए, उससे ये होता है कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ने लगता है ऑटोमेटिकली। यार ऐसे होता है ना कि जहां पर मतलब तैरने के लिए कुछ चीजें पता हो तो तुम आराम से तैर सकते हो, अगर गहराई का अंदाज ही नहीं है, तैरने के लिए डर लगता है। तो ये चीज है, तो मतलब जो अब इस प्रोडक्ट या फिर ये जो कंटेंट दिखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डबल दिखेगा कि यार हाँ, मुझे पता है ये क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी मुझे पता है, उसका बैकग्राउंड मुझे पता है, बेसिक स्ट्रक्चर मुझे पता है, उसके कैलकुलेशन के टर्म्स तो ऑलरेडी सिस्टम में होते ही है, और कुछ नहीं करना होता है, हमें बस वेरीफाई करना होता है। उसके रिटर्न्स हुए, इंटरेस्ट पेमेंट हुआ, जो भी चीजें हुआ, सिस्टम में तो यही लॉक करते हैं ना हम लोग, करते ही समय भी ट्रेड डेट लॉक करते हैं, सेटलमेंट डेट लॉक करते हैं, प्राइस लॉक करते हैं, क्वांटिटी हुआ, प्राइस हुआ, इंटरेस्ट पेमेंट है तो इंटरेस्ट पेमेंट वही लॉक करते हैं। वही तुम्हें अकाउंटिंग के लिए आगे पुश होता है सिस्टम के थ्रू, एंड एनएवी कैलकुलेट करने वाली टीम वेरीफाई करते बैठती है। आज ट्रेड बुक हुआ तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट चेक करो, उसका ट्रेड डेट चेक करो, सेटलमेंट डेट चेक करो, उसके डॉक्यूमेंट्स देखो, भाई आया है तो सही आया है क्या, सही हुआ है क्या, फिर वो पैसा कटा है तो जाके कैश बुक में देखो कि भाई करेक्टली कट हुआ है या नहीं हुआ है। अकाउंटिंग का मतलब यही है कि पूरी चीजें वेरीफाई करो, पूरी मतलब पूरी, उसमें कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है। तो ये समझा, मैं बिलीव
कर रहा हूँ कि ये जो चीजें हमने जो भी डिस्कस करी हुई है आपको समझ में आई। मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ यार, ठीक है।